साइटोस्केलेटन कंपोस्ट होता है साइटोसोल पे, और साइटोसोल जो होता है साइटोस्केलेटन का, उसमें फाइब्रिल मौजूद होते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। मेन जो प्रोटीन होती है इनके अंदर मौजूद, यानी साइटोस्केलेटन के अंदर जो मेन प्रोटीन मौजूद होती है उसे हम ट्यूबुलिन, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद होती है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज़ एंड सेंट्रियोल्स, ये सारी चीज़ें ये ड्राइव्ड हुई हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि एक प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है? ये कंपोस्ट होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन पर। तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। लॉन्ग, सिलेंडर, अनब्रांच्ड, ये जो प्रोटीन होती है काफ़ी लंबी, पतली और अनब्रांच होती है, उसकी कोई शाखें नहीं होती। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये असेंबली एंड डिसअसेंबली करवाता है स्पिंडल स्ट्रक्चर की ड्यूरिंग माइटोसिस। जब माइटोसिस हो रही होती है तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है उसको असेंबल और डिसअसेंबल करता है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका काफ़ी। और माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा स्लेंडर होते हैं और ये कंट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इंटरनल सेल मोशन, इनके अंदर जो है सेल की जो इंटरनल मोशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन बोथ एंड मेंटेन द सेल शेप। तो याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंटेन द सेल शेप। उसके बाद आ जाता है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो है ये आपको पता है कि हायर प्लांट्स में जो है ये एब्सेंट होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है और लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है। इसके अलावा एनिमल्स में तो ये होता ही है। दे आर लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पर सेंट्रियोल मौजूद होता है। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा कि ये जो सिलेंड्रिकल अरे है ये तकरीबन 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है सेंट्रियोल के अंदर। ईच ऑफ द 9 आर फर्दर कंपोस्ट ऑफ 3 ट्यूब्यूल। इनमें से ये जो हर 9 हैं इनमें से हर एक के अंदर फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, जैसे ही सेल डिवीजन से पहले जो है सेंट्रियोल आपको पता है डुप्लीकेट हो जाता है और एक पेयर माइग्रेट हो जाता है टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी हर पेयर जो है वो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे चला जाता है। तो रोल इन लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, इसका रोल है कि सेल डिवीजन के अंदर जो फरो फॉर्मेशन होती है वो बनाता है और सीलिया की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, पावर हाउस ऑफ द सेल, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इसका काम ये होता है कि ये मैन्युफैक्चर भी करता है, यानी एनर्जी बना तो रहा है, बाद में उसे सप्लाई भी कर रहा है टू द सेल, सेल को, यानी सप्लाई करने का काम भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे फॉर्म वेसिकल रॉड शेप्ड, इनकी वेसिकल्स होती हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो फिर ये दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वहाँ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता जितना जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। इनके नंबर, शेप, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी, शेप भी और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वेरी करता रहता है हर सेल टू सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग बनाती है इनटू इनर चैम्बर्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो इनफोल्ड्स इसने बनाए हैं ये क्रिस्टी हैं। अच्छा, उसके बाद डिटेल स्टडी देखें तो वो ये शो करती है माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन अपने अंदर। तो F1 पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के इनर जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स, कोएंजाइम्स। अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉर्ट्स मौजूद होते हैं which help in several metabolic process like Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolize, ये सारी चीज़ें वो करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो जाती है इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड जिसे हम एटीपी कहते हैं। तो साइज़ एंड नंबर जो है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का ये वेरी करता रहता है। उसके बाद प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लास्टिड जो है जिसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो, लिकोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड हैं ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम आपको पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस करवाना है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है और जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और ये जो है हेल्प करता है सन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड मेक फूड क्लोरोफिल और मेक बनाता है फूड को। क्लोरोफिल एक्चुअली हेम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर, क्लोरोफिल बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन है सेंट्रल में, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आयरन आयन है। तो बस यही फ़र्क है। साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी विद द डायमीटर ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर। अब ये जो साइज़ है क्लोरोप्लास्ट का ये भी वेरी करता है और इसका डायमीटर होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप they appear to be heterogeneous structure with small granules known as grana। अच्छा, जो लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये heterogeneous स्ट्रक्चर होता है इनका काफ़ी और इनके अंदर जो है स्मॉल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जिसे हम ग्रेना कहते हैं और ये मैट्रिक्स में एम्बेड हुए हुए होते हैं, मैंने धसे हुए होते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ क्लोरोप्लास्ट शो 3 मेन कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के 3 मेन कंपोनेंट हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड द थैलाकॉइड। इन्वेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसने स्ट्रोमा को कवर किया हुआ है, जबकि स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो स्ट्रोमा होता है। अच्छा, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ स्ट्रोमा में क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं और राइबोसोम भी होते हैं कुछ स्ट्रोमा के अंदर और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। थैलाकॉइड और फ्लैटेंड वेसिकल, ये जो थैलाकॉइड होती हैं ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होती हैं जो कि अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना। जब थैलाकॉइड वेसिकल्स आपस में अरेंज होती हैं तो ये ग्रेना बना देती हैं। ग्रेना अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्स। आप कह सकते हैं कि ग्रेना जो है थैलाकॉइड स्टैक का एक पाइल है, एक पलंदा है जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो ये जो थैलाकॉइड स्टैक्स हैं इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। इसको हम मतलब एज अ होल कहेंगे दिस इज़ ग्रेना और सिंगल ग्रेनम। 50 और मोर थैलाकॉइड कंबाइंस टू फॉर्म 1 ग्रेनम। 50 या इससे ज़्यादा थैलाकॉइड जो है कंबाइन होके एक ग्रेनम बनाएंगे। ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम जो एक्चुअली ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। इंटरग्रेनम जो होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि ग्रेना को आपस में जोड़ता है। क्रोमोप्लास्ट का काम यह है कि ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को अदर देन ग्रीन। अब कहाँ कहाँ ग्रीन के अलावा कलर है आपको पता है, फ्रूट्स में और इसके अलावा फ्लावर्स में, ये सारी चीज़ें। तो ये पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस, दे आर ट्राइंगल, ट्यूबुलर और फॉर्म सम अदर शेप, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड स्टोर फूड। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ पर और इसका काम होता है स्टोर करना फूड को। तो उसके बाद हमारा जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है